अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। क्लास, लास्ट लेक्चर जो कल हमारा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर था, उस पर कोई क्वेश्चन, कोई थ्योरी, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो? ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया था। हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसे भी डिस्कस नहीं की थी। सिंपल बीच बीच में हम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम एक चीज समझनी थी, जी जैसे हमने कल सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस पढ़ी, जी तो जी उसके अंदर एक लाइन थी कि हेल्प इन असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जी। तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये ओके समझ नहीं आया। जी। देखिए, मैंने आपको इसमें ये बताया था कि हम कोई भी सोशल प्रोजेक्ट, कोई भी काम, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके लिए प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। प्लान करते हैं हम लोग। जिस काम में अगर हम प्लान नहीं करेंगे, उस काम के सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। उसमें ये होता है कि हम अपने पास हमारे पास एक रिसोर्सेज जो हैं वो हमें ऑलरेडी पता है कि ये मेरे रिसोर्सेज हैं, मैंने इन रिसोर्सेज को यूज़ करना है जो भी प्रोजेक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कम्युनिटी में, किसी एरिया में कोई स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप अपने पास ये सोच रहे हैं कि मुझे वो स्कूल ओपन करना है, लेकिन उससे पहले आप उस स्पेसिफिक एरिया को विजिट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे, उनकी नीड को असेस करेंगे। इसको कहते हैं नीड असेसमेंट स्टडी, कि उनकी क्या नीड है, वो क्या प्रोजेक्ट चाह रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे स्कूल्स ऑलरेडी हों, हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी हों, कॉलेजेस हों, वहाँ पे हेल्प की किसी प्रोजेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत हो। इसको कहते हैं नीड असेसमेंट स्टडी। आपने उनकी नीड असेस की है, फिर अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे, उन जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करेंगे अकॉर्डिंगली। तो सोशियोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजी इसमें इस तरह से हेल्पफुल होती है। आप एक प्रोफेशनल सोशियोलॉजिस्ट हायर करते हैं, जिसको रिसर्चर भी हम कह सकते हैं, कि कोई स्पेसिफिक रिसर्च किसी एरिया की उनके अंडर हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि वो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फ्रूटफुली उनको हम यूज़ कर सकें। ना कि ऐसा हो कि उस वहाँ पे उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं कि हम वहाँ लॉन्च कर दें, ओवरलैप कर दें वहाँ की चीज़ें, तो जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम अपने पैसे को एक अच्छे तरीके से उसको इन्वेस्ट करेंगे, नीड असेस करके, कि इन लोगों को क्या ज़रूरत है, किस तरह से हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं। हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, के हमें रिसोर्सेज जो हैं हमारे, वो हम असेस करते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है? यस मैम। कोई और क्वेश्चन? अच्छा जी, मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ आज का। दूसरा, चूँकि ये स्ट्रेंथ क्लास की माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आप लोग इस तरह से करें कि अटेंडेंस CR GR खुद ही ले लें, दोनों बैचेस की स्क्रीनशॉट लेके, या जिस तरह से मैं भी अपने पास नोट कर लूँगी, तो आप लोग जो है मेरे से शेयर कर लीजिएगा अटेंडेंस। क्योंकि हमारे पास 15 मिनट्स होते हैं, 15 मिनट्स में से मैक्सिमम 20 मिनट्स अगर मैं अटेंडेंस लेने लग जाऊँ तो उसी में लग जाएंगे। तो आप एक फेयर वे में अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा और मेरे से शेयर कर लीजिएगा। नॉट दिस कि आप अपने सब फ्रेंड्स को प्रेजेंट शो कर दें, ऐसा नहीं करना आपको दें। ठीक है? ईएस और HND दोनों के GR में। कल हमने क्या पढ़ा था जी? कल हमने चीज़ें डिस्कस की थी। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपको दिया था अबाउट सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी है क्या, क्या इसके मीनिंग्स हैं, इसकी डेफिनेशंस और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक फुल फ्लेज एक डेफिनेशन है, सिंपल आपसे शेयर कर लेती हूँ, जो किसी ऑथर की नहीं है।
लेकिन वो जो हमने कंटिन्यू किया था, सोशियोलॉजी क्या है जी, ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें हम ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, इंटरेक्शन, ग्रुप फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। सो सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी में जो सब फंक्शंस हो रहे हैं उनको पॉजिटिवली, नेगेटिवली, हर कॉन्सिक्वेंसेस में उसको हम देखते हैं। दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। आप लोगों का इसके बाद कौन सा लेक्चर है? इसके फौरन बाद आप लोगों का लेक्चर है? यस 10 मैम। मिनट का लेक्चर है हमारा। ओके। क्लास को कोई इशू तो नहीं है अगर GR CR अटेंडेंस ले लें तो? नहीं नो कोई मैम। नो। ओके। ओके, कल मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक डिसिप्लिन हम कहते हैं सोशियोलॉजी की स्टडी को, सोसाइटी को स्टडी करने में, इसको साइंटिफिक डिसिप्लिन कहते हैं, या इसको साइंटिफिक स्टडी कहते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं। सोशियोलॉजी को एज साइंस लेते हैं। ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आप लोगों को अगर याद हो तो? अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे। फाइन, गुड। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट ही यहीं से करेंगे। सोशियोलॉजी एज अ साइंस, इसका स्कोप देखेंगे, इसका सब्जेक्ट मेथड देखेंगे। हम सोशियोलॉजी को एज साइंस कह चुके हैं बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइंटिफिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी। सो साइंस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। यस वाले आई होप सो सेकेंड सेमेस्टर के हैं, लेकिन आप लोग इसको बड़ा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि साइंस की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो मैं इसको बड़ा लिमिटेड सा डिस्कस करूंगी आपके साथ। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज covering both theory and fact derived from the application of well disciplined tools। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्लाइड शो हो रही? Yes, ma'am. ओके। यस। यस मैम। जी जी। मैम रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। एक्चुअली में वैसे ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो आप लोगों को शो नहीं होगा कि रिकॉर्डिंग हो रही ओके मैम, थैंक यू। है। अच्छा जी, साइंस क्या है जी? ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि थ्योरी एंड फैक्ट दोनों को कवर कर रहा होता है। इसमें इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे: साइंस एज अ नॉलेज, साइंस एज मेथड्स एंड साइंस एज टूल्स। सोशियोलॉजी जब इन तीनों चीज़ों के इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रही होगी तो वो साइंस होगी। अगर सोशियोलॉजी इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉल नहीं कर रही तो वो साइंस नहीं होगी। सोशियोलॉजी का एज साइंस ज़रूरी है जब हम उसको एज नॉलेज, एज मेथड और एज टूल्स देखेंगे। Science as knowledge. Science is a body of organized, verified knowledge which has been secured through scientific investigation। क्या है जी? साइंस एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड, वेरीफाइड, वैलिड, रिलायबल होता है, जिसको हम किस तरह से सिक्योर करते हैं? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है? सेम विद द साइंटिफिक स्टडी। ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसको हम मैयर कर सकें, जो कि ऑब्जर्वेबल हो, जो एम्पिरिकल वाइल यूजिंग आवर 5 सेंसेस हम उसको उससे नॉलेज एक्वायर कर सकें। एज नॉलेज इट्स इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स। साइंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें जब उसको एज नॉलेज लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कॉन्सेप्ट्स, interrelationship of these concepts, explanation of these concepts, and its relationship prediction on the basis of explanation. What is concept?
Understanding. Fine. Khadija, what is concept? Ma'am, maybe the mindset. Okay. क्या हमारे पास आया है अंडरस्टैंडिंग एंड माइंडसेट। कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कोई भी हमारी इमेजिनेशन, माइंडसेट, अंडरस्टैंडिंग जो रियलिटी के साथ एसोसिएटेड हो। हमारी कोई भी थॉट, कोई भी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी माइंडसेट, कोई भी बिलीव, कोई भी इमेजिनेशन जब तक उसके साथ रियलिटी नहीं एसोसिएटेड होगी वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हम कॉन्सेप्ट उसी को कहते हैं जो रियलिटी में जिसकी एग्जिस्टेंस हुई, अदरवाइज वो हमारे दिमाग का सिंपल एक फतूर होगा, उसको हम कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे। जरूरी नहीं है कोई भी थिंकिंग हमारी है उसको हम कॉन्सेप्ट कह देंगे, नो। कोई भी ऐसी थिंकिंग, कोई भी ऐसा इमेज, कोई भी ऐसी पिक्चर जो रियलिटी के साथ एसोसिएटेड होगी, रियलिटी को डिपिक्ट कर रही होगी, रियलिटी को एक्सप्लेन करेगी, रियलिटी को डिफाइन करेगी, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, एनीवन वांट्स टू गो टू रेस्टरूम, वॉशरूम यूज करना चाह रहा है, वो किसी मॉल में है, किसी रेस्टोरेंट में है, तो वॉशरूम के बाहर एक सिंबल होता है जो कि मेल वॉशरूम को शो करता है, फीमेल वॉशरूम के बाहर जो फीमेल वॉशरूम का सिंबल है। हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट था वो रियलिटी हमें वो सिंबल से पता चल रही है। वो एक फीमेल का स्ट्रक्चर बनाया होगा जिसको एक फ्रॉक से जिसने पहना होगा, तो वो हम अपने माइंड में ये सोच लेंगे कि ये फीमेल वॉशरूम है। फातिमा, आप मुझे सुन रही हैं? फातिमा नवाज। Yes, ma'am. लेडीज और जेंट्स परफ्यूम में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको ये आइडिया हो तो? Ma'am, can you please repeat it? लेडीज और Because जेंट्स परफ्यूम, लेडीज और जेंट्स परफ्यूम में क्या डिफरेंस होते हैं, कोई आपको? ma'am, gents के थोड़े intense होते हैं यस, as compared to female. फीमेल। ठीक है, देखें क्या है इसमें कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास, उसको रियल हम किस तरह से रियलिटी में किस तरह से लेके जा रहे हैं। मेल फीमेल के जो परफ्यूम्स हैं, मेल की परफ्यूम, उसका परफ्यूम, उसकी सेंट, उसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा। और फीमेल्स के उसके कंपैरेटिवली थोड़ी लाइट होती है, मध्यम होती है। सेम विद द ट्रैफिक सिग्नल्स, रेड लाइट के साथ रियलिटी एसोसिएट कर रही है, ग्रीन लाइट के साथ रियलिटी एसोसिएट कर रही है। रेड लाइट के साथ क्या रियलिटी है जी कि आपने रुक जाना है। हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ रियलिटी जुड़ी होगी तो वो कॉन्सेप्ट होगा। अगर वो सिंपल हमारे माइंड की अपनी इमेजिनेशन है जो कि सोसाइटी में किसी ना किसी चीज़ में सूट नहीं करी, तो दिस इज नॉट कॉल्ड कॉन्सेप्ट। इसको हम साइंटिफिक डिसिप्लिन में, साइंस में, सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे, रिसर्च में इसको कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे। सो क्या करते हैं जी, ये नॉलेज में जो साइंस है वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है, दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ उसका रिलेशन बताती है, प्रिडिक्ट करती है कि इसकी एक्सप्लेनेशंस क्या होंगी। साइंस को जब हम एज मेथड देखते हैं तो ये वो स्टडी है जिसमें एक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वेरीफाइड नॉलेज को हम डिस्कवर करते हैं। जब वो डिस्कवर हो जाता है तो फिर हम उसको अपनी चीज़ों में यूज़ करते हैं। Scientific method can be having the characteristics of observation, hypothesis, verification and re-verification, and last one, measurement. These are the steps of scientific discipline: observation, hypothesis, verification,
री-वेरिफिकेशन एंड मेजरमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? कोई भी सोशल फिनोमिना, सोशल इशू, सोशल प्रॉब्लम जिसको आप किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में देखते हैं तो आप उसको प्रोफेशनली ऑब्जर्व करते हैं। ये रिसर्च की एक टेक्निक है, उसको एक प्रॉपर वे में ऑब्जर्व करके उसके मुताबिक हम चीज़ें डिज़ाइन करते हैं कि उस सोशल इशू को कैसे टैकल करना है। आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये सारे स्टेप्स मज़ीद डिटेल में बताऊंगी। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस आप अपने पास एक स्टेटमेंट सपोज कर लेते हैं, जैसे हम मैथ्स में सपोज किया। और हाइपोथेसिस क्या है? हम फर्ज कर लेते हैं, अपने पास एक स्टेटमेंट बना लेते हैं किसी इशू को लेकर। मैंने अपने पास ये सोच लिया है कि एच एंड मॉर्निंग और यस मॉर्निंग के रिजल्ट्स सोशियोलॉजी के 100% होंगे। मैंने ये किन बेसिस पे सोचा? आप लोग रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस में अटेंटिव होते हैं, आप प्रेजेंटेशंस असाइनमेंट्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे सब पूरे सेमेस्टर में। मैंने अपने पास कुछ फैक्ट्स रखे जिनकी बेसिस पे मैंने ये हाइपोथेसिस बना लिया कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा रहेगा। एट द एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक स्टूडेंट्स का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था। माइट भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको ऑनलाइन करना था, इस केस आपका लॉगिन एकदम से इंटरनेट का इशू हुआ, बंद हो गया। जब आपने दोबारा लॉगिन किया तो आपका वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम गुजर गया था। ऐसा भी हो गया कि आप लोगों ने अभी लॉगिन किया, आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी का मेजर इशू आ गया। तो हुआ क्या? आप लोग वो पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ही कर सके, सब्जेक्टिव वाला आपने किया ही नहीं। तो युवास का रीसेट का कोई रूल पॉलिसी है ही नहीं, उस बच्चे को सेमेस्टर रिपीट ही करना पड़ेगा। तो मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। मैंने ये सोचा था 100% रिजल्ट आएगा। कोई एक दो स्टूडेंट्स है जिनका नेटवर्क इशू हो गया तो मेरा रिजल्ट 100% नहीं रहा। हाइपोथेसिस साइंटिफिक मेथड में, साइंटिफिक डिसिप्लिन में एक्सेप्ट भी हो जाता है, रिजेक्ट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पास ये हाइपोथेसिस सेट कर लिया कि यूआस में ईएस के स्टूडेंट्स और एचएनडी मॉर्निंग के स्टूडेंट्स कोई भी गैजेट, कोई भी डिवाइस क्लास के दौरान में अगर यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के रीजंस क्या हैं? कुछ ब्राउज कर रहे हैं, कोई ऐसी टर्म जो टीचर ने बोली है वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये क्या है। मैंने ये हाइपोथेसाइज कर लिया कि वो जो गैजेट यूज़ कर रहे हैं वो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस पर एक रिसर्च की तो रिजल्टेंट ये हुआ कि हो सकता है वो इंटरटेनमेंट के लिए उस गैजेट को यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। ये भी हो सकता है कि जब मैंने रिसर्च की हो तो वो स्टूडेंट्स कहें कि यस, हम अगर क्लास के दौरान में यूज़ करते हैं तो हमारी उसकी पॉजिटिव इंटेंशंस होती हैं। तो मेरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने में रिसर्च स्टडी पे कोई असर नहीं होता, सच एज जिस पे हम कहें कि हमारी रिसर्च ख़राब होगी अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर रिसर्च में या हर साइंटिफिक मेथड में हम हाइपोथेसिस को ज़रूर लें। हाइपोथेसिस आपको स्टडी की डायरेक्शन बताता है, आपको वेरिएबल्स डिसाइड करने में हेल्प करता है। आप हाइपोथेसिस के बगैर भी रिसर्च कर सकते हैं। वेरीफाई करते हैं आप अपनी रिसर्च को, फिर री-वेरीफाई भी करते हैं आप डिफरेंट अपने एक्सपर्टीज से पूछ के, डिफरेंट अपने टीचर से पूछ के, उस जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने लिया जिस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके जो भी उसका एक्सपर्ट पर्सन होगा
आप उनको मुहैया करते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं थ्रू एसपीएसएस थ्रू मैनुअल, वो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू रिसर्च और सोशियोलॉजिस्ट में किस तरह से करके चलता है। तो ये वो स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के एक साइंटिफिक मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। Tools, techniques or tools are different in physical sciences than the social sciences. Exactly. These tools are more exact and precise in physical sciences. माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से आप एक स्पेसिफिक चीज़ें देख लेते हैं, कर लेते हैं। इन सोशल साइंसेस में टूल्स बड़े डिफरेंट होते हैं। हमें कोई सोशल प्रॉब्लम, सोशल इशू, कोई भी चीज़ हमने फाइंड करनी है, उसमें हम टूल्स खुद डिज़ाइन करते हैं। सोशल साइंसेस में टूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं। समटाइम्स आपको एग्जिस्टिंग टूल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन माइट बी इंडिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में उस पर रिसर्च हुई हो, उसका टूल आपके पास मौजूद हो, आप वहाँ से उनसे बाय करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन वो कल्चरल पैटर्न्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें उसमें डिफरेंट होती हैं। आप सो टूल्स बोरो भी किए जाते हैं, टूल्स खुद से बनाए भी जाते हैं। इनका मेन डिफरेंस आप लोगों के सामने है। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप यूज की जाती है आप लोगों के सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंसेज में क्वेश्चनियर, इंटरव्यू स्केजुअल, एफसीडी, इंटरव्यू गाइड्स, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। ये सारी टर्म्स मैं आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट बताती जाऊँगी कि ये सारी टर्म्स क्या हैं। अच्छा जी, science has been discussed in detail with its characteristics. The disciplines which qualify the above discussed characteristics will be called science, otherwise not. ये सारी चीज़ें इसमें होंगी तो वो साइंस होगी, नहीं होंगी तो नहीं होगी। सोशियोलॉजी हैज़ इट्स कॉन्सेप्ट्स like role, status, society, personality, group, etc. All these concepts are interrelated with one another. रोल क्या आता है? किसी का भी बिहेवियर, कोई भी एक इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, उसके पास जो सोशल पोजीशन है, उसमें उसका क्या बिहेवियर है, वो क्या कर रहा है, उसका रोल होता है। स्टेटस क्या है, उसके पास सोशल पोजीशन क्या है, आए तो वो टीचर है, आए तो वो स्टूडेंट है, आए तो वो हाउस वाइफ है, आए तो वो फादर है, क्या उसका स्टेटस क्या है, उसकी सोशल पोजीशन क्या है। सोसाइटी आर एनवायरनमेंट जिसमें डिफरेंट पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं वाइल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। पर्सनैलिटी क्या है, एक कोई भी इंडिविजुअल है, वो क्या चीज़ें उसने इनहेरिट की हैं, क्या चीज़ें उसने इन्वायरमेंटल वेरिएबल से मॉडिफाई की हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। ग्रुप क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी चीज़ के लिए इकट्ठे होते हैं, फिर काम करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। इन सब चीज़ों को मैं आपको फुल फ्लेज लेक्चर दूंगी, रोल के, स्टेटस के, सोसाइटी, पर्सनैलिटी, ग्रुप, ऑल ये सब कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से interrelated हैं. This is a rational and reasonable explanation for these concepts and its interrelationships. Moreover, sociology is a science because it follows the following scientific method or procedures. नीचे आपको बताने लगी हूँ क्या साइंटिफिक मेथड्स प्रोसीजर्स जो फॉलो करती है सोशियोलॉजी को, वो साइंस करती है। This is the scientific method consists upon the following steps. ये आप लोगों ने बड़ा अटेंटिवली सुनना है। इसको हम साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स भी कहते हैं, इसको हम रिसर्च के स्टेप्स भी कहते हैं, इसको एकेडमिक रिसर्च के स्टेप्स भी कह सकते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च के भी कह सकते हैं। आप लोग को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? मैम आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। यस मैम, क्लियर नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, आप बेहतर है या वैसे ही है अभी भी? यस मैम। आप लोगों ने तब से मुझे क्यों नहीं बताया कि मैडम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? यार बच्चों, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। मैं अगर मेरी आवाज़, मैम हमें क्लियर आ रही है आवाज। ये फिर जिनको नहीं आ रही वो एक्चुअली में सुन नहीं रहे, है ना? बीच में थोड़ी सी होती है आवाज, लेकिन नॉर्मली क्लियर आ रही है। ठीक है। अगर जब भी अनक्लियर होगी, आपको अगर डिस्टॉर्शन फील हो रही है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि
मेरी उतनी ही एफर्ट लगती है, ठीक बोलने में भी थोड़ा ख़राब। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो आप लोगों ने मुझे फ़ौरन बता देना कि मैडम आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अब ठीक है? यस मैम, अब बेहतर है। मेरे ख्याल से शायद माइक थोड़ा बोलते हुए साइड पे हो जाता है, या मैंने शायद इस वजह से थोड़ा इशू हुआ है। ओके जी, इसको, ये जो स्टेप्स मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, इसको हम साइंटिफिक डिसिप्लिन के स्टेप्स भी कहते हैं, इसको हम रिसर्च के स्टेप्स भी कहते हैं। रिसर्च में एक एकेडमिक्स में रिसर्च होती है, एक ऑपरेशनल रिसर्च होती है। एकेडमिक्स में वो रिसर्च होती है जो हम लोग यूजुअली अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए रिसर्च थीसिस जो लिखते हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट अलॉट कर दिया जाता है या आप खुद चूज करते हैं कि आपने इस पर रिसर्च करनी है, तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम करते हैं। दूसरा ये है कि ऑपरेशनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो कोई भी रिसर्च फर्म में टीम लीड जो होता है वो किसी क्लाइंट के लिए काम करता है फॉर मनी। उसको उसका पे किया जाता है, उसका उस रिसर्च में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, उसको अपनी डिग्री करने के लिए वो रिसर्च नहीं करनी होती, वो उसका अर्न कर रहा होता है उस रिसर्च से। अच्छा जी, अब मेथड्स क्या हैं जी? फर्स्ट मेथड स्टेप है इसका, साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस? आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप सोचते हैं आपने किस चीज़ पे अपना रिसर्च थीसिस करना है, आपने क्या पहला वो स्टेटमेंट लेनी है, प्रॉब्लम जिस पे आपने काम करना है, कोई सोशल इशू, कोई पॉलिटिकल इशू, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि इस पे काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बात की कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि HND मॉर्निंग और ES के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लासेस के बाद क्या करते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस में कितने लोग स्पीकर ऑफ करके सिर्फ लॉगिन होके साइड हो जाते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स जो कि रेगुलर लाइफ से हैं। इसके अलावा अगर हम इसको सीरियस चीज़ों में लेके जाएं तो मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ कि लाहौर में कितने रजिस्टर्ड रेप केसेस हैं। लाहौर में 9 टाउन्स हैं, ठीक है, और 9 टाउन्स में बहुत ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स हैं। मैं फर्दर उसको डिवाइड कर लूँगी चीज़ों को। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट क्या बना ली कि लाहौर में कितने रजिस्टर्ड रेप केसेस हैं। नेक्स्ट, स्कोप एंड यूनिवर्स ऑफ द स्टडी। स्कोप क्या होता है? उस स्टडी को मैं कहाँ कहाँ करूँगी, या उस स्टडी का क्या फ़ायदा होगा, उसका क्या एडवांटेज होगा, उसको क्यों करना चाहिए या मैं क्यों कर रही हूँ। यूनिवर्स कहते हैं पॉपुलेशन को, कौन लोग होंगे उस स्टडी के पार्टिसिपेंट्स। डायरेक्ट वो लोग जो रेप विक्टिम्स हैं, या रेप विक्टिम्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनकी फैमिली, या हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे वो लोग जो इन लोगों के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव कर सकते हैं काम। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी NGO जो रेप विक्टिम्स के लिए काम कर रही हो। ये यूनिवर्स में मैंने डिसाइड करना है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। मेरे उस स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मैं क्या क्या देखना चाहती हूँ, क्या पढ़ना चाहती हूँ। हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, मैं अपने पास एक हाइपोथेसिस सेट कर लूँगी जो कि स्टडी के शुरू में मैं करूँगी। वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। मैंने अपने पास ये हाइपोथेसाइज कर लिया कि मेजॉरिटी जो रेप केसेस हैं उसमें जो गर्ल्स हैं उनको विक्टिमाइज किया है उनके अपने किसी रिलेटिव ने। ये मैंने क्या किया है, अपने पास एक हाइपोथेसिस सेट कर ली है। ये तो
अब ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट तब होगा जब मैं डाटा कलेक्ट कर लूँगी, लोगों से जाके पूछूंगी। अगर तो मैं रेप के अटेंडेंट से बात कर रही हूँ, रेप विक्टिम्स के, तो वो मुझे बता देंगे। या अगर रेप विक्टिम जो है वो खुद अलाइव है या वो इस सिचुएशन में है कि वो इंटरव्यू दे सके, तो मैं डायरेक्टली उससे पूछ रही हूँ। ये बड़े एक सेंसिटिव सोशल इश्यूज होते हैं, इन पे काम करने के लिए आप लोगों को बड़ी परमिशंस चाहिए होती हैं, आपके पास फुल फ्लेज एक एथिकल सारी रिक्वायरमेंट्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं, अदरवाइज ऐसे टैबूज पे आपको डेटा मिलना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, मेथडोलॉजी। आप क्या मेथड यूज करेंगे अपनी इस रिसर्च को करने के लिए? आप क्वेश्चनियर्स बनाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर, इंटरव्यू स्केड्यूल, एचडी गाइड। आप क्वेश्चनियर बनाएंगे। क्वेश्चनियर क्या होता है? आप अपने पास क्वेश्चंस लिख लेंगे और वो जो माइट भी वो आप ईमेल कर दें उन्हें, आप थ्रू पोस्ट भेज दें, टीसीएस करा दें, कुछ भी। उसमें रिस्पॉन्स रेट बड़ा कम होता है, ज़रूरी नहीं होता कि लोग आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स दे दें। आपको ईमेल आई हुई है और मज़ीद ईमेल्स आगे वो ईमेल नीचे चलेगी, आप अपने बिजी रूटीन की वजह से भूल जाते हैं। नॉट ओनली इन रेप विक्टिम्स, मैं जनरल बात कर रही हूँ। क्वेश्चनियर में वैसे भी रिस्पॉन्स रेट कम होता है एज कम्पेयर टू इंटरव्यू स्केड्यूल। इंटरव्यू स्केड्यूल क्या होता है? आप अपने पास फुल फ्लेज एक टूल बना लेते हैं जिसमें आपने क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो आपने फेस टू फेस इंटरव्यू में रिस्पोंडेंट जो जिससे आप रिसर्च कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन पूछेंगे, रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछता है। एफजीडी गाइड फोकस ग्रुप डिस्कशन, 10 से 12 लोग बिठा के हम उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। आप अपने पास एक टॉपिक सेट कर लेते हैं, आई वांट टू डू अ रिसर्च स्टडी अबाउट क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के हवाले से मैं 10-12 लोग बिठाती हूँ, उनसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो वो सारे रिस्पॉन्सेज मैं अपने पास नोट करूँगी कि रिस्पोंडेंट 1 ने, 2 ने, 3 ने, हम वहाँ उनके नाम नहीं लिखते क्योंकि हमने रिसर्च को पार्शल रखना है, बायसनेस नहीं शो करनी कि फलां ने ये कहा। उनको हम कोड्स दे देते हैं। जो 12 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 कोड 1 2, वो कोड से याद रखे जाते हैं। किसने क्या कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमारे सामने आउटपुट क्या आया है, क्या उन पर रिस्पॉन्सेज आए हैं, ये जरूरी होता है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? यस यस मैम। मैम। जी ठीक है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। आपने टूल डेवलप कर लिया जिनके थ्रू आपने डेटा लेना है, उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, एसपीएसएस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप डेटा प्रेजेंट करते हैं अपना इन पीपीटी। ये यूजुअली डेटा प्रेजेंटेशन आपकी ऑपरेशनल रिसर्च में होती है, जहाँ क्लाइंट ने आपको पैसे दिए होते हैं काम करने के, तो आप सारा काम जो आपने किया था इनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये इन स्टेप से गुजर के मैंने काम किया। टाइम बजटिंग, आपको रिसर्च थीसिस लिखने के लिए भी 1 सेमेस्टर या 1 सेमेस्टर से थोड़ा ज़्यादा टाइम अगर आप एक्सटेंड करा लेते हैं, तो ऑपरेशनल रिसर्च में क्या होता है, 20 दिन, 25 दिन, 1 माह, 40 डेज में मैक्सिमम आपने काम करके सबमिट कराना है। आप लोग मीटिंग्स लेफ्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ओके। टाइम हमारे पास डिसाइडेड होता है, आपको बता दिया जाता है कि आपने इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है। कॉस्ट बजटिंग, कॉस्ट बजटिंग क्या है जी? आपने देखिए, हम ऑपरेशनल रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोई क्लाइंट किसी रिसर्च फर्म से कोई काम करा रहा है, वो 2 तरह की प्रपोजल्स वहाँ सबमिट कराता है, एक टेक्निकल प्रपोजल, एक फाइनेंशियल प्रपोजल। जिस रिसर्चर ने काम करना है, जिस रिसर्च फर्म ने काम करना है, टेक्निकल प्रपोजल में ये सारे स्टेप्स लिखे जाते हैं, मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, इन लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूँ, मतलब
ओवरऑल सारा टेक्निकल वर्क जो होता है, जितने लोग हायर करूँगा, ये मॉडरेटर्स होंगे क्वालिटेटिव डेटा ये लेंगे, ये इन्यूमरेटर्स होंगे क्वांटिटेटिव डेटा ये लेंगे, ये रिसर्च एसोसिएट्स हायर करूँगा, ये फील्ड सुपरवाइजर्स रखूँगा, ये मैं फील्ड में जो फील्ड वर्कर्स होते हैं उनको हायर करूँगा कि इनके थ्रू, बाकी मैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए अलग लोग रखूँगा, SPSS रन करने के लिए अलग। सो ये सारा टेक्निकली वो काम अपनी एक प्रपोजल बना के सबमिट करते हैं, एक फाइनेंशियल प्रपोजल बनाते हैं। फाइनेंशियल से आपको समझ आ रही होगी मनी मनी पैसा। वैसे में क्या करेंगे जी, आप फाइनेंशियल प्रपोजल में आप उनको बताएंगे कि हमारा ये बजट है, ये 25 लाख का, 30 लाख का, 10 लाख का, ये इतने में हम आप लोगों का ये प्रोजेक्ट, इसकी एंड टर्म इवेल्युएशन या मिड टर्म जो भी स्टडी आपने करानी है वो हम करेंगे। तो क्लाइंट उस पर कभी थोड़ा बहुत निगोशिएट करता है। अगर आपने 10 लाख का उन्हें फाइनेंशियल प्रपोजल बना के दिया, हो सकता है वो 9 लाख में उसको डन कर दें, 8 में कर दें कि आप उसको थोड़ा सा नीचे लेके आएं। सो इस तरह से होता है। आप अपना टाइम और कॉस्ट, टाइम आपको क्लाइंट बताता है, कॉस्ट आप खुद बताते हैं कि इतने में हम करेंगे। एट द एंड रिपोर्ट राइटिंग, जैसे आप थीसिस लिखते हैं, रिसर्च थीसिस लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन से लेकर लिटरेचर रिव्यू एंड ऑल दीज थिंग्स, और एट द एंड रेफरेंसेस। और रिपोर्ट राइटिंग में भी उन्हें फुल फ्लेज जो आपने काम किया होता है वो सबमिट कराया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, हम स्कोप देखेंगे इसका। इसको हम 2 डिवीजन्स में देखेंगे, इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन। इन द फील्ड ऑफ नॉलेज क्या है जी, हमारे पास ये सारी सब फील्ड्स हैं सोशियोलॉजी की। रूरल सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी क्या होती है जी, ये सोशियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम रूरल पीपल जो हैं, जो कि रूरल पॉपुलेशन होती है, उनके क्या लिविंग पैटर्न्स हैं, उनके क्या बिहेवियर्स हैं, क्या बिलीव्स हैं, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, क्या उनकी नॉर्म्स हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें उनके अर्बन पीपल से डिफरेंट होती हैं। सो अर्बन रूरल सोशियोलॉजी में हम इन सब चीज़ों को साइंटिफिकली देख रहे होते हैं। वहाँ जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, सोशल प्रोसेसेस हैं, वो किस किस तरह से काम कर रहे हैं। दिस इज इन रूरल सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी क्या है जी, हम अर्बन सोशियोलॉजी में ऑब्वियसली अर्बन पीपल को रीड करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, वो किस तरह से लाइफ अपनी जो है गुजार रहे हैं, वो जो इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, अर्बन सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं या उनके जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके सोशल इंटरेक्टिव अप्रोचेस हैं, वो क्या क्या कर रहे होते हैं, वहाँ के जो इश्यूज हैं, क्राइम है, करप्शन है, रॉबरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, बेगरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोस्टिट्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ये सारे इश्यूज जो हैं यूजुअली इसको हम अर्बनाइजेशन से रिलेट करते हैं। तो ये अर्बन सोशियोलॉजी में इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है जी मेडिकल सोशियोलॉजी। मेडिकल सोशियोलॉजी क्या है, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें हम मेडिसिन और सोसाइटी के दरमियान रिलेशन देखते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वो अपने हेल्थ के इश्यूज, इलनेस के, डिजीज के, डिसऑर्डर्स के, इन सारे इश्यूज को किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी सोसाइटी की सोशियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इंडिविजुअल्स या जो ग्रुप्स हैं। एक्सक्यूज मी मैम, स्लाइड नहीं शो हो रही। ओके जी, जी
क्रिमिनोलॉजी में हम क्या करते हैं? क्रिमिनोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ये सोशियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स का क्रिमिनल बिहेवियर देखते हैं। क्या ओरिजिन है क्राइम का, इसके क्या टाइप्स हैं, इसकी क्या नेचर है, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या पनिशमेंट दी जाती है, क्या लॉज हैं, पुलिस किस तरह से ट्रीट करती है क्रिमिनल्स को, ये सब चीज़ें हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं। क्रिमिनोलॉजी में एक डेलिक्वेंसी का शायद टर्म आपने कभी सुनी हो, डेलिक्वेंट बिहेवियर, या वो बच्चे या वो इंडिविजुअल्स जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन में आते हैं, 18 साल से कम होते हैं, उसको हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट। जुवेनाइल डेलिक्वेंट, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या उनकी कितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है, ये सारी चीज़ें हम क्रिमिनोलॉजी में देखते हैं। सोशल साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइकोलॉजी, आपको साइकोलॉजी में ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो इंडिविजुअल का और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, हम सोशल साइकोलॉजी में ये चीज़ें देख रहे होते हैं। क्या इनमें से कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, कल्चर इंडिविजुअल्स पे किस तरह से अपनी इन्फ्लुएंस शो कर रहा है, और इंडिविजुअल के उससे क्या आउटकम्स हैं, सच एज पर्सनैलिटी क्या है, उनकी बिहेवियर क्या है, कोई पर्सनैलिटी में कोई डिसऑर्डर आ रहा है, वो कोई कल्चर की ऐसी चीज़ है जिसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जब कल्चर का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हम बड़ा डिटेल में इन सब चीज़ों को उसमें भी लेके जाएंगे। कल्चर में फर्दर काउंटर कल्चर, सब कल्चर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें चीज़ों को समझना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या एकदम से इतनी चीज़ें आ गई हैं, नहीं, वो जब स्टेप बाय स्टेप आप लोग दोबारा इन चीज़ों को रिव्यू करेंगे तो वो आसानी हो जाएगी। ये क्या है जी आगे? इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, ये क्या है? इसमें इसमें हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जी जी, मैम स्लाइड्स तुम्हारा शो नहीं हो रही क्यों slides। नहीं हो रही? क्या रीज़न है इसका? मैम बार बार डिसअपीयर हो रही स्टेबल है। नहीं है। क्या यार इसका अजाब है? मेरे पास तो यही आ रहा है कि आप लोगों को स्लाइड शो रही है। मैं इसको बंद करके दोबारा खोलती हूँ, इस तरह से पहले भी मैंने किया। तुम क्या रीज़न है? आप सो रही हैं? यस मैम। यस मैम। ओके जी, अच्छा जी, क्या था जी, अब हम डिस्कस करने लगे थे इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। पहले जो मैंने बताई है उनकी समझ आ गई है आपको? यस मैम। ओके जी, यस मैम। इकोनॉमिक यस सोशियोलॉजी मैम। क्या है जी? इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में हम, आपको मैंने बताया किसको डिस्कस करते हैं, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन को, गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से हम एक्सचेंज कर रहे हैं, सप्लाई चेन क्या है, डिमांड कितनी है, उसको हम सप्लाई कितना कर रहे हैं, ऑल दैट थिंग जो इकोनॉमिक्स में होता है, या सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी को हम कहते हैं। ये ब्रांच है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है सोसाइटी की, उसको फोकस करती है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन।
ये स्टडी जो है स्ट्रक्चर रिलीजन का सोशल सिस्टम में बताती है। कोई भी सोसाइटी जो है ऐसा नहीं है कि इसमें रिलीजन कॉन्सेप्ट ना हो। अगर हम अपने एशियन कंट्रीज को देखें तो आपके रिलीजन का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपकी लाइफ पे। हमें बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमने अपने रिलीजन से लिया है। दीज आर अलाउड एंड दीज आर नॉट अलाउड। सो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में ये है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को अपने रिलीजन और अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं। अगस्ट कॉम्टे ने, इमाल डरखाइम ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये वो लोग थे जिन्होंने रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत ज़्यादा पढ़ा है। इस पे इनका बहुत ज़्यादा काम है। जब हम रिलीजन को एज सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस करेंगे तो इन सब का मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी क्या है जी? ये सोशियोलॉजी की वो ब्रांच है, वो फील्ड है जिसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है ह्यूमन बींग्स का वो देखते हैं। किस तरह से इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ वो लिंक्ड हैं, किस तरह से वो इंटरडिपेंडेंट हैं, किस तरह से इंटर रिलेशनशिप्स में हैं। ठीक है। और इन सब इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस का ह्यूमन लाइफ्स पे, ह्यूमन लाइफ जो है, ह्यूमन बींग्स जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं उसमें किस तरह से कितने वेरियस एस्पेक्ट से ये उन पे असरअंदाज होते हैं। उनके कल्चर में, उनके बिलीव्स में, उनके कस्टम में, उनके रिलीजन में और कोई भी वे ऑफ लाइफ जो है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी क्या है? जिसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स देखते हैं चीज़ों का विद ह्यूमन बीइंग्स। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। सोशल चेंज क्या है जी? सोशल चेंज हम किसको कहते हैं? कोई भी सोशल फिनोमेना जो कि एग्जिस्टिंग कंडीशन उसकी हमें पसंद नहीं है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी हम डिस्कस करेंगे। सोशल चेंज वो चेंज होता है जो किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ में नहीं, कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी में या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या कम्युनिटीज में आता है। तो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट में क्या है जी कि जब चेंज आता है, मैम आपकी आवाज़ अच्छा जी, जब चेंज आता है तो क्या होता है? सोसाइटी डेवलप करती है। सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स कल हमने डेफिनेशंस में डिस्कस किया। हम सोशल प्रॉब्लम्स को रीड करते हैं, इसमें सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि वो सोशल प्रॉब्लम्स को पहले लोकेट करे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में साइंटिफिकली उसको स्टडी करे और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ आए। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है जी? इसमें हम क्या करते हैं, इसको नॉलेज के साथ, एजुकेशन के साथ देख रहे होते हैं। क्या चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही हैं, क्या प्रोडक्ट एट द एंड हम देखेंगे, क्या चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग हैं, क्या कल्चर चल रहा है, क्या पढ़ाना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। दीज आर इन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है जी? जिसमें हम डिफरेंट पॉलिटिकल मूवमेंट जो है सोसाइटी के, उनको स्टडी करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, उनके ओरिजिन, उनकी डेवलपमेंट, उनके फंक्शंस को हम पढ़ते हैं। इसकी स्टडी में क्या होता है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को हम कंसीडर करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, और फिर देख रहे होते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टी का क्या बैकग्राउंड है, वो क्या सर्विसेज उसने दी हैं अपने एरा में, दूसरी ने क्या दी है, और एक कंपैरेटिव स्टडी हम अपने पास बनाते हैं और सिर्फ जज करने के लिए, देखने के लिए कि किसने कितनी सोशल रिफॉर्म्स की हैं या किसने कितने सोशल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें हम फैमिली को पढ़ते हैं। फैमिली क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसका रिलेशनशिप क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी इंटर रिलेशनशिप किस तरह से अदर सोशल इंस्टीट्यूशन से। मेरे ख्याल से आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है ना?
यस मैम। ओके जी, फिर इसको हम इधर ही स्टॉप कर देते हैं, स्कोप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और सब्जेक्ट मैटर भी नेक्स्ट में। आज हम सिर्फ सोशियोलॉजी या साइंस को ही कर पाए हैं। फाइन, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आई आप लोगों को? जी जी। FGD गाइड क्या था? फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन वो होता है, ये रिसर्च जो होती है दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है, हम कोई भी सोशल इशू लेके या कोई भी डिस्कशन का पॉइंट लेके, कोई भी टॉपिक लेके उस पर 10 से 12 लोग, मैक्सिमम 10 to 12 मेंबर्स होते हैं एफजीडी में, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि यूआस में कितनी क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जा रही है। ठीक है, मैं डिफरेंट ईएस से, एचएनडी मॉर्निंग से, मैंने बायोलॉजिकल साइंसेस से, सोशल साइंसेस से कुछ स्टूडेंट्स उठा लिया, हर डिपार्टमेंट से एक एक दो दो स्टूडेंट्स, तो उनसे मैं डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो क्या मैं मैयर करना चाह रही हूँ? क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है यूआस की। ठीक है, तो क्या मेरा हर कोई जो मेरे पास रिस्पॉन्ड करेगा मैं वो नोट कर लूंगी, बीइंग रिसर्चर, बीइंग सोशियोलॉजिस्ट। इसको कहते हैं एफजीडी, फोकस ग्रुप डिस्कशन। और इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिखते, इसको एनोनिमस रखते हैं। कोड 1, राबिया मिन्हास अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो राबिया को शायद मैं कोड 4 दे दूँ, कोड 5 दे दूँ। ठीक है, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि राबिया ईएस से हैं, एचएनडी से हैं, सोशल साइंसेस से हैं, बायो साइंसेस किससे हैं। राबिया की क्या एंटिटी है, आइडेंटिटी है, वो मैटर नहीं करता। राबिया क्या कह रही है ये मैटर करता है, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया है ये। एफजीडी में हम उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल के नाम को नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते, क्योंकि ये रिसर्च एथिक्स का पार्ट होता है। अगर हम नामों में चले जाएं तो हम बाइस्ड हो जाते हैं कि एचएनडी वालों ने ये कहा है, शायद वो और जिसको कहते हैं कि वो टीचर्स, अगर बीइंग टीचर मैं आप लोगों से कर रही हूँ तो मेरे अंदर एक बायसनेस आ सकती है कि यार इन लोगों ने क्यों कहा कि हम इनको अच्छा नहीं पढ़ा रही है, इनकी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को सामने रखते हुए कि हमने एक्चुअली में उस प्रॉब्लम को फाइंड करना है जो स्टूडेंट्स को सीखने में आ रही है, कि टीचर्स का बिहेवियर थोड़ा अथॉरिटेटिव है, इंटरेक्टिव नहीं रखते, या हमें ये परमिशन नहीं है कि हम क्वेश्चन रेज कर सकें। कोई भी स्टूडेंट्स के इश्यूज हो सकते हैं जिससे उनको लगता हो कि हम तक क्वालिटी की एजुकेशन नहीं पहुंच रही। तो इसको सामने रखते हुए हम इसको एनोनिमस रखते हैं, नहीं नाम सामने रखते कि हम इस प्रॉब्लम को एक्चुअली में सॉल्व कर सकें। ठीक है, फोकस ग्रुप डिस्कशन, एफजीडी फोकस ग्रुप डिस्कशन गाइड। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है क्लास। मैम जी जी। मैम मैं क्लास की अटेंडेंस ले लूँ इस टाइम मैम, फिर बाद में ना स्क्रीनशॉट से लेना मुश्किल हो जी जी जाता है जी, क्योंकि कभी बच्चे लीव कर रहे होते हैं, कभी ले लें। अब मैं क्लास की अटेंडेंस न्यूट्रिशन की अटेंडेंस ले रही हूँ। जो अटेंडेंस लगाते थे फिर वो लीव करते थे और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर ले। ठीक है, रोल नंबर 1, प्रेजेंट। 2, 3, 4, प्रेजेंट। 5, 6, 7, प्रेजेंट। 8, प्रेजेंट। 9, 10, 11, 12, प्रेजेंट। 13, 14, 15, प्रेजेंट। 16, 19, 20, प्रेजेंट। 21, प्रेजेंट। 22, प्रेजेंट। 23, 24, 25, प्रेजेंट। 26, प्रेजेंट। 27, 28, प्रेजेंट। 29, 30, प्रेजेंट। 31, प्रेजेंट।
32, Present. 33, 34, Present. 35, Present. 36, Present. 37, Present. 38. Roll number 38, Present. 40, Present. Present. 42, Present. 43, Present. 44, 45, Present. Present. 46, 46, 47, Present. Present. 48, Present. 49, Present. 51, Present. 52, Present. 56, Present. 57, Present. 58, 59, Present. 60, 61. ओके क्लास लीव कर दो। थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड दूसरे क्लास में किस तरह से लेने से आपको भी अभी लेंगे। बस मैम हम ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिए मैंने चलिए क्लास की। ठीक है, आप बाद में मुझसे शेयर कर दीजिएगा। अब ये बताना था कि अटेंडेंस हम कहाँ पे ग्रुप में शेयर करेंगे या मैम आपको पर्सनली? हाँ, आप मुझे पर्सनली सेंड कर दें, मैं अपने पास मार्क कर लूँगी। जी ठीक है, थैंक यू। ओके क्लास, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। Office, Allah ma'am. Hafiz, ma'am.